सो लास्ट वीडियो जिसमें मैंने स्क्विड गेम जैसे सिमिलर शोज एंड मूवीज को रेकमेंड किया था, उस पर बहुत सारे कमेंट्स एलिस इन बॉर्डरलैंड को लेकर आए थे। लाइक एमडी शाहिद ने कमेंट किया था, सिद्धार्थ धमाला ने, सागर प्रधान ने, इन सब ने एलिस इन बॉर्डरलैंड से रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्स किए थे। मुझे नहीं पता था कि इस सीरीज के इतने ज्यादा फैंस होंगे। देखो, स्क्विड गेम एंड एलिस इन बॉर्डरलैंड दोनों ही सर्वाइवल थ्रिलर जॉनरा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ग्लोबली पॉपुलैरिटी गेन करी है। दोनों ही शो जब रिलीज हुए थे, दोनों ही वन ऑफ अ काइंड थे। लाइक ऐसा मोस्टली लोगों ने कभी कुछ नहीं देखा था इससे पहले। एलिस इन बॉर्डरलैंड का फर्स्ट सीजन दिसंबर 2020 में रिलीज हुआ था, जो एक जापानीज मांगा पर बेस है विद द सेम नेम, जिसके 2 सीजन है। और स्क्विड गेम का फर्स्ट सीजन सितंबर 2021 में रिलीज हुआ था, एलिस इन बॉर्डरलैंड के 1 साल के बाद, जो एक ओरिजिनल आइडिया था जिसे नेटफ्लिक्स ने क्रिएट किया था। स्क्विड गेम लॉकडाउन में रिलीज हुआ था एंड जिस तरह का रिस्पॉन्स इसे पहले सीजन को मिला था, पूरी दुनिया में बस एक ही सीरीज चल रही थी, स्क्विड गेम। इन सब के बीच में एलिस इन बॉर्डरलैंड को उतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला था, और इतना अमेजिंग शो होने के बाद भी लास्ट 2 इयर्स तक ये एक हिडन एंड अंडररेटेड शो बन के रह गया। बट नाउ आई थिंक दोनों शोज इक्वली देखे गए हैं एंड दोनों शोज की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है दैट एलिस इन बॉर्डरलैंड को जितना फेम स्क्विड गेम को मिला था, उतना ही या फिर उससे ज्यादा मिलना चाहिए था, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट एलिस इन बॉर्डरलैंड इज मच बेटर देन स्क्विड गेम। तो अगर हम कंपैरिजन ही करने वाले हैं, तो जिस पर ये सीरीज बेस है, गेम्स, उसी से शुरू करते हैं। कंसेप्ट एंड डेप्थ ऑफ गेम की बात करें तो एलिस इन बॉर्डरलैंड में हमें बहुत ही डिफिकल्ट एंड वैरायटी ऑफ गेम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें मोस्टली उन्हें अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। कितने सारे हाईली इमेजिनेटिव गेम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस है और बहुत सारा टेंशन भी फील होता है। ऑन द अदर हैंड, स्क्विड गेम में जो गेम थे वो चाइल्डहुड गेम्स थे। फर्स्ट सीजन में भी वही और सेकंड सीजन में भी सिमिलर गेम्स देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस इन गेम्स में लक फैक्टर के बेसिस पर डिसीजन लेने जैसा हो जाता है, और इन गेम्स का सारा फोकस ह्यूमन इमोशंस एंड बिट्रेयल्स पर किया जाता है, ना कि गेम्स के डिफिकल्टी पर। वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो स्क्विड गेम का जो पूरा सेटअप था, वो एक हिडन रिमोट आइलैंड पर एक सेट के ऊपर था। सारे के सारे गेम्स वहीं पर देखने को मिलते हैं, तो वर्ल्ड बिल्डिंग जैसा कुछ था ही नहीं। अल्सो प्लेयर भी अपनी मर्जी से गेम को खेलने के लिए रेडी होते हैं, और हमें पता होता है दैट एक पर्टिकुलर प्राइज मनी के लिए ये लोग गेम खेलने वाले हैं। अल्सो ये भी पता होता है दैट इन सब में से बस एक ही इस गेम को जीतकर वहां से निकल सकता है, जिसकी वजह से जो मिस्ट्री शो को देखते टाइम क्रिएट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। एक ही वो चीज जिसके अराउंड मिस्ट्री बनी रहती है, दैट किसने इन गेम्स को डिजाइन किया एंड हु इज द पर्सन बिहाइंड इट, और उस क्रिएटर की भी हमें बीच बीच में झलक देखने को मिलती रहती है। और एलिस इन बॉर्डरलैंड के वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो एक पूरे टोक्यो सिटी को ही प्लेग्राउंड में कन्वर्ट किया जाता है। इस पूरे सिटी में गेम्स हो रहे हैं और किसी को भी पता नहीं है कि उन्हें ये गेम्स क्यों खेलने पड़ रहे हैं, वो लोग आखिर है कहाँ पर, और पूरे सिटी से लोग अचानक कहाँ चले गए। सेम क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में चलता रहता है। उन्हें बस यही पता होता है कि उन्हें गेम्स खेलने हैं, वरना वो मारे जाएंगे। और जिस तरह से गेम्स के थ्रू हमें सिटी चेंज होते हुए देखने को मिलती है, वो बहुत ही अमेजिंग था। लाइक एक नॉर्मल सी सिटी को एक पोस्ट अपोकलिप्टिक सिटी में कन्वर्ट होते हुए देखना, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। जिस ग्रैंड स्केल पर इस शो के हर एक गेम को शूट किया गया था, मेकर्स हमें क्लियरली हर एक एपिसोड के बाद ये शो करते हैं दैट हम लोग सीरियस है शो के स्केल को लेकर, जो हर एक एपिसोड के बाद बढ़ता ही चला जाता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर स्क्विड गेम में हमें बस सी जीहुन के कैरेक्टर की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। सीजन 1 शुरू होता है जीहुन के कैरेक्टर के साथ और खत्म भी उसी के साथ होता है। सीजन 2 अगेन फोकस करता है जीहुन के स्क्विड गेम जीतने के बाद की लाइफ पर, कि कैसे वो इस गेम के क्रिएटर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है और गेम को खत्म करना चाहता है, जो अगेन थ्रू आउट द शो जीहुन का कैरेक्टर ही सीजन 2 को भी लीड करता है। ऑन द अदर हैंड, एलिस इन बॉर्डरलैंड शुरू होता है 3 दोस्तों के साथ, जो सीजन 1 के स्टार्टिंग में ही मारे जाते हैं। देन शो को थोड़ा बहुत लीड करता है एरिसु का कैरेक्टर, जो एक क्लूलेस गेमर जिसे अपने लाइफ में क्या करना है उसका कोई भी आइडिया नहीं है, और आगे चल के वो अपने इन्हीं गेमिंग स्किल्स का यूज करके बाकी कैरेक्टर को लीड करता है। अंटिल शो में उसागी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता। कुछ एपिसोड्स इन दोनों पर फोकस करते हैं। शो के कुछ सीक्रेट्स भी इन दोनों के थ्रू रिवील होते हैं। अंटिल शो में चिशिया का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जो पूरी सीरीज का मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर था। इसके बाद एक कैरेक्टर ऐड होते जाते हैं, लाइक एन का कैरेक्टर, उसके बाद हरामी निरागी का कैरेक्टर, उसके बाद आगुनी एंड कुनिया का कैरेक्टर और आकेन का। और इन सब में से हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी हमें देखने को मिलती है
और कैसे वो सब एट द एंड एक साथ मिलकर गेम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हर एक गेम का अपना अपना शो के लिए पर्पस सर्व होता है और शो में कोई भी कैरेक्टर वेस्टेड फील नहीं होता। ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर मेमोरेबल बन जाता है इस सीरीज खत्म होने के बाद भी, और ये सारे कैरेक्टर हमारे दिमाग में एक प्लेस बनाते हैं। पूरे शो में बहुत सारे कैरेक्टर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड भी बिल्ड होते हुए देखने को मिलता है, जिनके डेथ के बाद हमें थोड़ी बहुत सैडनेस भी फील होती है। स्क्विड गेम में कितने ही कैरेक्टर आते हैं और मर जाते हैं, जिनमें से कोई भी कैरेक्टर का नाम भी शायद ही तुम लोगों को पता होगा। सो बेसिकली एलिस इन बॉर्डरलैंड काफी टाइम स्पेंड करती है अपने कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने में एज कम्पेयर टू स्क्विड गेम। अब शो की थीम की बात करें तो एलिस इन बॉर्डरलैंड काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को रेज करता है, जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ और ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द सर्वाइवल वैल्यू, लोगों की मोरालिटी, एक दूसरे के ऊपर का ट्रस्ट और लोग कैसे रिएक्ट कर सकते हैं जब बात उनके लाइफ पर आएगी। अल्सो जो गेम्स शो में दिखाए गए हैं वो एक तरह से मेटाफोरिकली ह्यूमन लाइफ के चैलेंजेस को शो करते हैं। स्क्विड गेम में हमें मोस्टली सोशल इनइक्वालिटी, पर्सनल प्रॉब्लम्स और लोग पैसों के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इन सारे एस्पेक्ट पर फोकस देखने को मिलता है। पेस ऑफ द शो की बात करें तो एलिस इन बॉर्डरलैंड का नैरेटिव स्टेडी पेस के साथ बिल्ड होता रहता है। हर एक एपिसोड के बाद एक न्यू लेयर ऐड हो जाती है इस सारे मिस्ट्री में, जैसे कि हु इज रनिंग दिस गेम्स, क्या वो एक पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, हम बस सोचते रहते हैं। और शो इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है दैट हम जो सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। स्क्विड गेम में गेम के क्रिएटर की भी हमें बीच बीच में झलक देखने को मिलती है। गेम्स के रूल भी एपिसोड 1 में ही बता दिए जाते हैं, सो शो प्रेडिक्टेबल बन जाता है। ऊपर से जीहुन का कैरेक्टर शुरू से ही शो का लीड फील होता है, क्योंकि बाकी किसी कैरेक्टर को जीहुन के कैरेक्टर जितना स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया जाता। सो एक तरह से हमें ऑलरेडी पता होता है कि एंड में जीहुन का कैरेक्टर इस गेम को जीतकर चला जाएगा। ओवरऑल मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दैट अगर क्रिटिकली एंड ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट एंड एंटरटेनमेंट के बेसिस पर अगर दोनों शोज को कंपेयर किया जाए तो एलिस इन बॉर्डरलैंड इज मच बेटर देन स्क्विड गेम इन एवरी एस्पेक्ट। तुम लोगों को इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।